नमस्कार, मैं आपका निरंकार वर्मा और प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत राज्य व्यवस्था का एक प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन की पहचान करनी है आपको। पहला कथन दिया गया है, एक निर्वाचित संविधान सभा, ध्यान दीजिएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स मिशन का गठन जो हुआ था, आप देखेंगे यह 22 मार्च 1942 को भारत आया और इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष रहेंगे। और आप देखेंगे कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार की कंडीशन चल रही थी। ऐसे में ब्रिटेन चाहता था कि हम इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन कैसे हासिल करें। तो उसने क्या किया, क्रिप्स की अध्यक्षता में यह मिशन भारत भेजा और भारतीयों को ये समझाने की कोशिश की कि आप हमें इस युद्ध में सहयोग करिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर वार आपके यहाँ एक निर्वाचित संविधान सभा का हम गठन करेंगे। यह प्रस्ताव लेकर के क्रिप्स महोदय भारत आए। तो इस आधार पर यह कथन सही है। दूसरा कथन है, संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। यानी कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन को बेसिकली हम कह सकते हैं यह भी मार्च 1946 यानी आफ्टर वार, आप देखेंगे वहां पर लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन गई और कैबिनेट मिशन का गठन इसलिए किया गया कि अब वर्ल्ड वार तो हो चुका है, अब भारत का भाग्य जो होगा, यानी भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए यह मिशन भारत भेजा गया। और यह 3 सदस्यीय था जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष रहेंगे, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, तीनों लोग आए भारत। और जो भारत के बेसिकली जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग, इन सब के साथ, सभी दलों के साथ बैठकें की, स्पेशली शिमला में। लेकिन आप जानते हैं इन्होंने एक लिखित संविधान का प्रस्ताव रखा और निर्वाचित संविधान सभा की बात कही, बट मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग तैयार नहीं हो रही थी, वह हमेशा अलग राष्ट्र की मांग पे अड़ी रही। खैर, कैबिनेट मिशन ने यह कह दिया कि भाई एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से पृथक निर्वाचक मंडल बना करके किया गया था। अब इसको समझिएगा ध्यान से, इसमें कई सारी बातें आपको दिखाई देंगी, एक एक को समझिए। जैसे मान लो हमने कहा कि जो यहाँ पर जनता है, और जनता लगभग कितनी थी, आप जानते हैं कि संविधान सभा में उन लोगों प्रतिनिधियों को चुनने के लिए उन लोगों ने वोटिंग किया जिनके पास एक निश्चित संपत्ति होनी चाहिए और शिक्षा भी होनी चाहिए। तो इस आधार पर भारत की कंडीशन तो आप समझ सकते हैं उस समय क्या रही होगी, ना तो शिक्षा थी और ना ही बहुत लोगों के पास संपत्ति थी। तो कुल मिलाकर के 14% लोगों ने ही वोटिंग किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान सभा का गठन कर दिया, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनता ने प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किया, अप्रत्यक्ष चुनाव किया। इन्होंने इनको चुना और इन्होंने इसको चुना। तो कैसा हो गया, आप कहेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। एक बात अब ध्यान दीजिएगा, कितनी जनता पर एक सदस्य की बात कही गई, तो लगभग 10 लाख जनता पर एक मेंबर की बात कही गई थी।
एक सदस्य का चुनाव कितना पे होना चाहिए? 10 लाख जनता पर होना चाहिए। अब देखिए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात कही गई है। तो पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब ये होता है कि कोई एक क्षेत्र ले लिया गया। अब कहा गया कि यहाँ पर जो प्रत्याशी होगा वह मान लो मुस्लिम है या सिख है, तो यहाँ पर जो मतदाता होगा वह भी क्या होगा? मुस्लिम या सिख होगा। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं पृथक निर्वाचक मंडल। यानी कि आप समझिए इस बात को कि जैसे संयुक्त प्रांत है, जो आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश है। अब इसमें अगर हम कहें लोकसभा की सीटें 80 हैं, तो हमारे यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार की बात है। कोई भी चुनाव लड़े और सभी लोग उसको वोटिंग करेंगे। ऐसे में यह हो सकता है कि सभी सीटों पर एक ही धर्म के प्रत्याशी जीत जाएं। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मुसलमानों का भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ऐसे में हमने कहा कि इस पूरे प्रदेश में 10 सीटें मान लो हमने कहा कि मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दिया गया। आरक्षण का मतलब, इसको आरक्षण ना कहिए, हम कहेंगे कि 10 पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया जाए। तो पूरे प्रदेश को हम क्या करेंगे? 10 खंडों में बांट कर देख देंगे। और उस एरिया में जो 10 भागों में विभाजित किया गया है पूरे प्रदेश को, उसमें मुस्लिम प्रत्याशी ही होगा और मुस्लिम मतदान करने वाले लोग भी होंगे। तब ऐसे में यह तो क्लियर है कि कम से कम 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो यूपी से मुस्लिम जाएंगे ही जाएंगे। यह होता है पृथक निर्वाचक मंडल। लेकिन एक होता है सार्वभौमिक निर्वाचक मंडल। अगर हम सार्वभौमिक की बात करें तो इसमें जो प्रत्याशी जो भी लड़ेगा, प्रत्याशी किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है। मान लो कि सीट आरक्षित भी है, मान लो SC ST के आरक्षित है, तो अगर SC लड़ेगा प्रत्याशी वहाँ पर, तब भी उसको सभी संप्रदाय, सभी जाति, सब लोग वोट करेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है सार्वभौमिक। बट आप देखेंगे जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें पृथक निर्वाचक मंडल बना करके किया गया था, जिससे हर धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। अदरवाइज क्या होता, ये हो सकता है कि एक ही धर्म के लोग हर जगह पर विजयी हो जाते। अब कह रहा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो व्याख्या होगी उसको हम जब राष्ट्रपति का कोई क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पर कर देंगे। अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाँ, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका जो निर्वाचन हुआ था वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर ही हुआ था। तो अब ध्यान दीजिए, इस कथन को कहेंगे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से पृथक निर्वाचक मंडल बनाकर किया गया था। तो यह भी कथन क्या है? सही है। अब इसके बाद कह रहा है कि संविधान सभा में संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, से सर्वाधिक 55 सदस्य चुने गए थे। ये बात एकदम सत्य है। तथा हैदराबाद रियासत से सर्वाधिक प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो संविधान सभा में बंटवारे से पहले 389 सदस्य थे, जिसमें से जो ब्रिटिश भारत है वहाँ से 296, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 और चीफ कमिश्नरी से 4, जिसमें कांग्रेस से 208 सदस्य चुन करके आए और मुस्लिम लीग के 73 और छोटे समूह या स्वतंत्र सदस्य जो थे वो 15 चुन करके आए। इसके अलावा आप देखें मनोनयन की व्यवस्था भी थी कि जो रियासतें थी जो डायरेक्ट उसको कंट्रोल कर रही थी, उनसे कहा गया कि आप अपने यहाँ से सदस्यों का मनोनयन कर दीजिए।
तो ऐसे में देसी रियासतों से 93 मेंबर आए थे मनोनीत होकर के, जिसमें आप देखिएगा कि मैसूर रियासत से सर्वाधिक चुन करके आए थे 7, और हैदराबाद बहिष्कार कर रहा था। वो कह रहा था कि हमको संविधान सभा में शामिल नहीं होना है, हमको अलग देश बनाना है। तो उसने अपने यहाँ से किसी भी सदस्य को मनोनीत करके नहीं भेजा था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, यानी कि हैदराबाद रियासत सर्वाधिक नहीं आए थे, ये आए थे मैसूर से, यानी यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस आधार पर आप देखेंगे विकल्प चौथा हो जाएगा केवल 4।